चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक एंड शेयर्स इंट्रोडक्शन के साथ। स्टॉक एंड शेयर्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको प्रायः रेलवे और एसएससी, समटाइम्स कमीशन जैसे बीपीएससी, इस प्रकार के और भी स्टेट्स के कमीशन, उन सारे जगह पर इससे प्रश्न पूछा जाता है। नॉर्मली बैंक प्योर क्लर्क में, नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली का अर्थ है पूछा भी जा सकता है, तो नॉर्मली बैंक प्योर क्लर्क में चांसेस कम होता है। अब यहां से हम लोग एक क्वेश्चन के लिए टॉपिक पढ़ते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन चूंकि थोड़ा आउट ऑफ पैटर्न है। आउट ऑफ पैटर्न का अर्थ ये होता है कि ये हमारे लिए फ्रीक्वेंट नहीं है। मीनिंग है हम जैसे टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब बार बार पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन ज़्यादा एग्जामिनेशन में कंपलसरी है, पूछता ही है। ये ऐसा नहीं है, इसीलिए क्या है कि ये फ्रीक्वेंट नहीं है मेरे लिए। तो कुछ कंसेप्ट इसका अलग होता है जिसको पहचानना पड़ेगा, कुछ टर्म्स अलग होता है जिसको पहचानना पड़ेगा। तो आज का क्लास जो आपको है ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी है। मीनिंग है हम स्टॉक एंड शेयर्स के बारे में एक आइडिया लेंगे, अर्थात जो छात्र नहीं है ना, उनको भी इसका जानकारी रखना चाहिए। हमारा इकोनॉमी इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, या इकोनॉमी पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जैसा भी बात बोलिए। तो इसलिए इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी जरूर होना चाहिए, और इसीलिए एक जानकारी देने के भावना से आपको ये क्लास स्टार्ट है। और इसके बाद जो छात्र हैं उनके लिए फिर यहाँ पर हम लोग मेहनत करेंगे, जिसके लिए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, और जो भी एक या दो क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में देगा उसको हम बनाने का क्षमता डेवलप करेंगे। तो चलिए पहले समझना पड़ेगा, काफ़ी डेप्थ है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा उस बात को देखिए। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि स्टॉक मार्केट जो है, जिसमें स्टॉक शब्द जुड़ा है, शेयर्स जुड़ा हुआ है, और भी टर्म्स आएगा, तो ये आखिर इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा? तो देखिए होता क्या है कि किसी भी देश के डेवलपमेंट में कंपनीज का बहुत बड़ा रोल होता है। मीनिंग का कंपनीज मीन्स क्या हुआ, इंडस्ट्रीज का ऑनर, ठीक है, कंपनीज। तो इसलिए क्या है कि बहुत सारा इंडस्ट्रीज, जितना इंडस्ट्रीज ज्यादा होगा, जितना प्रोडक्शन हमारे पास ज्यादा होगा, हम जितना उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उससे हमारा जो है ना फॉरेन करेंसी आएगा, तो देश का इकोनॉमी काफी डेवलप्ड होता है उससे, ठीक है। इसीलिए यहां पर क्या है कि आप जो है इस बात पर ध्यान देंगे कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास जितना ज्यादा होगा, प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा, फिर उसका मार्केटिंग हम अगर सही कर पाएंगे तो निश्चित रूप से देश का इकोनॉमी काफी मजबूत हो जाएगा। और आज इसके बारे में अगर हम कॉमनली चर्चा कर ले तो यहां पर यह भी फोकस कर दिया जा रहा है कि जिस वक्त में हमारे अनुसार ये हमारा सोच है कि इस चीज पर जो है भारत को इस वक्त में बिल्कुल सोचना चाहिए। तो ये भी थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए कि आप सोचिए थोड़ा इसको ऐसे, कौन पार्टी अच्छा कौन पार्टी बुरा, उससे एक आम आदमी को कोई मतलब नहीं होता है। कौन पार्टी बुरा कौन पार्टी अच्छा, आम आदमी को कोई मतलब नहीं है। आम आदमी को मतलब है कि वो देश खुशहाल हो, वो इंसान खुशहाल हो, मीनिंग उसको रोजगार के लिए भटकना ना पड़े, रोजगार के लिए भारत के कोने कोने में नहीं जाना पड़े, इवन विदेश नहीं जाना पड़े। छोटे लेवल के काम के लिए बहुत सारे लोग विदेश चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज क्या है, ये देश के इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। और इकोनॉमी का रूट कॉज क्या है, रूट आधार क्या है, तो वो इंडस्ट्रीज होता है। आप याद करिए कि जिस वक्त में भारत में आजादी के आसपास, जैसे 47, उसके तुरंत बाद का समय 15 साल 20 साल, आप 47 से लीजिए, 1947 के 15 20 25 साल 30 साल तक आप ऐसे जाते हैं, तो वो जो फेज आपका था उसके बारे में सोचिए कि जब हमारे पास में पैसा, माने भारत का पूंजी बता रहे हैं, हमारे पास पैसा बहुत कम था, भारत बहुत गरीब देश था। आज भारत अमीर देश जरूर है, लेकिन भारतवासी अभी भी वैसे ही गरीब है जैसे पहले थे। आज बहुत कम ऐसा पॉपुलेशन है भारत में जो कि अमीर है और बिल्कुल अच्छा जिंदगी जी रहा है। बाकी जो पहले था आजादी के आसपास, आज भी ज्यादा लोगों का आर्थिक स्थिति बिल्कुल वैसा ही है। तो ये अपंग उनको सरकार के पॉलिसीज के द्वारा जानबूझकर बना दिया गया है, आई थिंक सो। अब यहां पर फील करिए कि जब भारत को पैसा इतना ही था तो इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज बना। आप याद करिए कि बहुत सारा स्टील प्लांट बना, ठीक है, इस प्रकार का बहुत सारा एचईसी है, बोकारो स्टील प्लांट है, राउरकेला प्लांट है, मैंने इस प्रकार से जो है ना क्या नहीं बना, वो जिस वक्त पैसा इतना था, इंडस्ट्रीज इतना बड़ा बड़ा बना जिसमें काफी इन्वेस्टमेंट होता था, दूसरे जगह से लोन लेकर बनाया गया। आज भारत सरकार के पास पैसा बिल्कुल एबंडेंट है, मीनिंग है जरूरत से कहीं ज्यादा है, और फिर भी तो बोले पैसा आज इतना है। और आप याद कर लीजिए कि इस 20-25
30 साल के अंदर में, है ना, कोई भी इंडस्ट्रीज आपको नहीं बनता है, ये ध्यान देंगे ऐसा। तो बोले पैसा इतना था, विल हमारे पास था, सोच हमारे पास था कि देश को बिल्कुल अच्छा करना है, इकोनॉमी देश का स्ट्रांग होना चाहिए। तो उस वक्त में इंडस्ट्रीज हम सो मेनी बना दिए, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री जो आज भी सरवाइव कर रहा है, और वो हमारे देश के आर्थिक स्थिति में बहुत सपोर्ट करता है। जो भी इकोनॉमी बचता है उसके हेल्प से बचता है। उसके बाद क्या हुआ कि आज भारत के पास में पैसा इतना है, फिल करिए, पैसा इतना, अब इतना, इंडस्ट्रीज उस वक्त में इतना और अब इतना, कोई इंडस्ट्री बन ही नहीं रहा है, कोई इंडस्ट्री नहीं बन रहा है। और यही कारण है कि देश का आर्थिक स्थिति बिल्कुल बद से बदतर है, ठीक है। तो इस पर सरकार को बिल्कुल विचार करना चाहिए। हम सारे चीज को प्राइवेटाइज कर दें, सही है, प्राइवेटाइज भी है, तो प्राइवेट आदमी तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटी मिलता है और वो बेरोजगार होता है, तो कुछ ना कुछ वहां पर रिसर्च करता है और कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाता है। और बड़ा इंडस्ट्री तो वही लगा सकता है जिसके पास में पूंजी आ चुका है। इसलिए क्या है कि बड़ा इंडस्ट्री 2, 3, 4, 10, 20 आदमी के हाथ में ही पूरे भारत में समेटा हुआ है। छोटा स्मॉल स्केल बहुत सारा आदमी बेरोजगार जो होता है वो धीरे धीरे इस प्रकार से बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो उससे थोड़ा बढ़ जाता है ऐसा। तो आज स्मॉल स्केल वाले में भी बहुत रोजगार मिला हुआ है। और जो प्राइवेट में बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं, 20 कंपनी जैसा मान लीजिए, 20 ऑनर्स जो कि जो है देश की आर्थिक स्थिति को बचा कर रखा है, ठीक है। इसी प्रकार सरकार का जो भी था वो सारा, BSNL इतना बड़ा संस्था था जो कि बिल्कुल झूठ का उस पर खर्च होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए सरकारी ऑफिस में भी याद करिए कि BSNL का एक सो कॉल्ड केबल फोन रहेगा, लेकिन बाकी फोन जो है प्राइवेट कंपनीज का ही होता है। इसलिए इन सारे बातों को हम लोगों को भी समझना है कि नहीं, सरकार का पॉलिसी बिल्कुल यहां पर गलत है। और इंडस्ट्रीज का निर्माण जितना ज्यादा होगा देश का डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा, ये एक आम आदमी भी सोच सकता है। तो इसी इंडस्ट्री के निर्माण के लिए अब यहां पर आ जाइए, कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। एक बार फिर हम भारत सरकार से बोलना चाहेंगे कि निश्चित रूप से देश में इंडस्ट्रीज आप लगाइए, न कि प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज जितना लगाएंगे देश का स्थिति बिल्कुल उतना अच्छा होगा। निश्चित रूप से इंडस्ट्रीज आप भी फील करिए कि शुरू में बन गया, आज वही सर्वाइव कर रहा है, आगे कोई नया इंडस्ट्रीज नहीं बनाया जा रहा है। तो इसलिए इस पर अमल जरूर किया जाना चाहिए, आई थिंक सो। अब यहां पर क्या है, कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा किसके लिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टेब्लिश करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए जो आपका कंपनी बनाया जा रहा है, ठीक है, उसमें पैसा चाहिए। अब ये पैसा क्या है कि ये पैसा जो है ना, बहुत सारे आदमी के पास सेल्फ हो सकता है, बहुत सारा आदमी जो है किसी का हेल्प ले सकता है, जो कि आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, ऐसा है ना, तो ये इसका हेल्प लिया जा सकता है। उसके बाद में आप बैंक के पास में जा सकते हैं, डिफरेंट है। उसके बाद में आप जो है ना किसी को पार्टनर्स बना सकते हैं। इस प्रकार का जो है ना बहुत सारा आपको स्कीम दिखता है। और इसी में इसके बाद एक स्कीम आता है जो कि आपको यहाँ पर लिख देते हैं, शेयर मार्केट, और ये इसका भी हेल्प लिया जा सकता है जिसमें कि आपको स्टॉक हो जाता है ऐसे। ये इस पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर बाद में ऐसे। इसी के लिए आपको जो ना इसका रिक्वायरमेंट था। इसमें बहुत सारे जगह पर क्या ना, बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसके कारण क्या कि बहुत सारा चीज जो है आपको नहीं करके लोग यहां पर आते हैं कंपनी स्टेब्लिश करने के लिए, इसका हेल्प लेते हैं। तो यहां पर क्या है कि सेल्फ वाले में क्या है कि जैसे यहां पर आपको 1000 करोड़ रुपये का रिक्वायरमेंट होगा, तो बोले 1000 करोड़ रुपया सेल्फ में भी हो सकता है, बहुत सारा आदमी को है, तो यहां पर उसके पास में 5000 करोड़ रुपया है। लेकिन बहुत जगह पर क्या होता है कि इस जगह पर बिल्कुल फैक्ट आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास में आज यहां पर क्या है कि आप सभी जानते हैं इनकम टैक्स का रेट पड़ता है। क्यों पड़ता है? वही ब्लैक और व्हाइट मनी के कारण। तो आप भी जानते हैं कि व्हाइट और ब्लैक, तो किसी भी आदमी को व्हाइट इतना है लेकिन ब्लैक इतना होता है, ये भारतवर्ष में खासकर ज्यादा है, ब्लैक ज्यादा और व्हाइट। और ब्लैक और व्हाइट का क्या अर्थ है? ये पैसा गुप्त है जिसका हिसाब नहीं दिया गया है, और ये पैसा कैसा है? जिसका हिसाब दिया गया है। हिसाब क्या अर्थ है? जिसका आप टैक्स पे कर चुके हैं, ये व्हाइट मनी है। जिसका टैक्स पे नहीं किया लेकिन आपके घर में वो पैसा है, तो यही आपका जो ब्लैक मनी है। तो आज बोले ब्लैक मनी से हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि हमारे पास में जो है ना इतना पैसा व्हाइट में नहीं है। पैसा तो 5000 करोड़ है लेकिन व्हाइट में मेरे पास 800 करोड़ ही है, तो 200 करोड़ तो घटेगा ना। उसके लिए भी हम लोगों को कहीं ना कहीं से पैसा लेना पड़ेगा। वो पैसा हम जो है अपने दोस्त से ले सकते हैं, लेकिन बोलिए दोस्ती का क्या अर्थ है कि वो पैसा दे दिया, अगर आपको 50 करोड़ दिया तो आप 50 करोड़ उसको लौटाएंगे, ठीक है, लेकिन उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए उतनी बड़ी रकम का दोस्ती में कोई आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो ये सब सिस्टम जो है ना आपका नॉर्मली बंद होता चला जाता है। ये बचा, और ये पार्टनरशिप भी आपका नॉर्मली बंद हो जाता है जनरली, क्योंकि पार्टनरशिप का एक आधार यही है
कि जिस वक्त हम व्यापार शुरू करते हैं उस वक्त में अच्छा रिलेशन होता है, दो व्यक्ति के बीच में दोस्ती है, और वही दोस्ती जब आपको व्यापार में बदल जाता है तो बीच में दरार आने का चांसेस ज्यादा केस में बनता है। इसलिए इससे भी लोग ज्यादा परहेज करता है, क्योंकि दो आदमी जुट गया, उसके बाद में क्या कि शुरू में एक आदमी जो प्लान किया है वो ज्यादा दिमाग लगाएगा, पूंजी भी ज्यादा लगा दिया या चलिए बराबर भी लगा दे, जो भी करे तो उसके हिसाब से लाभ हानि का बंटवारा होगा। मीनिंग है एक बार आज स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ एक कमी है पूंजी का, बाकी किसी चीज का कमी नहीं है, सारा चीज मेरा, दिमाग मेरा, हमारे पास हैंड्स है, सब चीज है, बस एक कमी है कुछ पैसे का। इसलिए अगर हम इस आदमी को जोड़ करके उसी रेशियो में जो पूंजी लगाएगा, जिंदगी भर इसको हम उस रेशियो में प्रॉफिट देते रहेंगे, मेहनत हम सिर्फ करेंगे। इसलिए यहां पर जो है ना ये दिमाग मेरा, इसलिए इस जगह पर भी बहुत सारा आदमी हिचकता है कि नहीं चलो हम आगे जो है ना कोई और व्यवस्था करते हैं और खुद मालिक रहेंगे, 100 में 100 मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, 100 प्रॉफिट में इसके पूंजी के अनुसार उसको भी मान लीजिए 30 रुपये आप दे दिए तो आपको 70 ही बचा। तो इस जगह पर ये आपको ज्यादा आदमी प्रीफर नहीं करता है। अब मेरे पास बच जाता है ये बैंक और आपका शेयर मार्केट। ऐसा तो बैंक और शेयर मार्केट में यही कंसेप्ट ही है कि हम बैंक से लोन लेते हैं या आपको स्टॉक मार्केट में जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में सारे आदमी नहीं जा सकता है, उसका बहुत सारा नॉर्म्स होता है और उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो बैंक से तो कोई भी आदमी लोन ले सकता है अपने ITR के अकॉर्डिंग, ठीक है, और सरकार का जो भी पॉलिसीज है उसके अनुसार। तो चलिए बैंक से जब भी हम लेते हैं तो एट द रेट ऑफ सम परसेंटेज, इंडस्ट्रीज के लिए जो भी होता है वो परसेंट पर ब्याज पर पैसा दिया जाता है। तो आप जो है जब आगे बढ़ते हैं, समय बीतता है, तो उसके लिए EMI आपको जो है उसका जो भी है वो भरते रहना पड़ता है। जैसे आप एक ट्रक ही लेते हैं, जैसे यही कंपनी बना रहा है, उसी प्रकार एक ट्रक लेते हैं, बस लेते हैं, तो बैंक से लोन ले लिए, बोले अब ट्रक और बस के लिए लोन तो ले लिए, उसका EMI जो पर मंथ आपको देना है वो जो भी बना आपके लोन के अमाउंट के अनुसार, तो बोले आपका ट्रक से आपको रेवेन्यू नहीं आ रहा है, मीनिंग आपका ट्रक जो है चल ही नहीं पा रहा है भाड़े पर। तो जब नहीं चल पा रहा है, बस से जो है ना पैसेंजर उतना नहीं हो रहा है, डीजल खर्चा, ड्राइवर खर्चा, खलासी का खर्चा ना, ये सारा लेकर के आप लॉस में चले जाते हैं, तो EMI नहीं भर पाते हैं। तो यहां पर रिस्क फैक्टर इस प्रकार से रहता है। इसलिए क्या है कि लोगों का प्रेफरेंस चला जाता है फाइनली इस पर, अगर पॉसिबल है तो। अब हम इन सारे चीजों को मिटा देते हैं और आ जाते हैं यही स्टॉक मार्केट पर। इसीलिए क्या है कि कैपिटल जर्मिनेट करने के लिए, कैपिटल जर्मिनेट करने के लिए स्टॉक मार्केट का गठन कर दिया गया, उसका निगरानी भी होगा। तो यहां पर जो है हम जो कंपनी बनाएंगे है ना, कंपनी, उसके लिए जो कैपिटल चाहिए उसके लिए अब क्या है, आपको यहां पर स्टॉक मार्केट आ गया। तो ये स्टॉक मार्केट क्या है, अब यहीं से क्या होता है कि जब कोई कंपनी वाला है ना कोई दूसरा कंपनी बनाना चाह रहा है या पहला ही कंपनी बनाना चाह रहा है, उसको स्टॉक मार्केट से पैसा चाहिए, मीनिंग शेयर मार्केट से पैसा चाहिए। स्टॉक मार्केट का क्या अर्थ है, ओपन मार्केट है ना। तो इससे जब उसको पैसा चाहिए, तो ये जो पैसा चाहिए, तो अब यहां पर क्या है कि सपोज यहां पर 500 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए तो पहली बात है कि आप जो है इसमें परमिटेड होंगे, आप अलॉट होंगे, मीनिंग है आप पैसा मार्केट से ले पाएंगे। तो ये कॉमन बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकली आप सोच सकते हैं कि स्टॉक मार्केट का अर्थ जो है ना, सिचुएशन बिल्कुल कॉमन बातों से रिलेटेड है। कैसे देखिए, बोले हम मार्केट से पैसा लेंगे सरकार के नॉर्म्स के अनुसार, मीनिंग है इस पर निगरानी है। पहले तो बहुत निगरानी नहीं था, लेकिन आप सभी सुने होंगे हर्षद मेहता का केस है ना, जो हर्षद मेहता इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया, जिसके बाद उसको जेल भेजा गया, जांच हुआ और जेल में ही फिर उसका डेथ हुआ। तो इसीलिए क्या है कि इस जगह पर जो है यहाँ पर उसके बाद में आपको यहाँ पर एक सेबी बना दिया गया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी का गठन किया गया जब इसमें बहुत गड़बड़ी होने लगा इस मार्केट में, तब जाकर के सेबी का गठन हुआ और सेबी ही निगरानी करता है, ठीक है, इस पूरे मार्केट का। तो अब क्या हुआ कि सेबी से आप जो है ना परमिशन लेते हैं कि हम इस तरह का कंपनी बनाना चाहते हैं, इसमें इतने करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट हमको मार्केट से है, तो ये आपको परमिशन देगा या नहीं देगा। कैसे, तो बोले परमिशन किसको देगा, ये कॉमन बात आप सोचिए कि आप किसी से पैसा मांगते हैं तो रिपुटेशन आपका अच्छा रहेगा, आप पेइंग कैपेसिटी अच्छा रखेंगे, तब ना आपको पैसा मिलता है। बोले आप किसी से अगर 1 लाख रुपया मार्केट में मांगते हैं तो आपको कब दिया जाता है कि जब उसको लगता है कि इसका रनिंग इनकम बहुत अच्छा है, ठीक है, अभी 1 लाख मांग रहा है, ये लौटा देगा, तो आपको पैसा मिलता है। नहीं बोले आपका रनिंग इनकम जो है 5-10 हज़ार रुपये का है साहब, तो इसीलिए 1 लाख रुपया मांगेंगे तो जल्दी नहीं मिलता है। तो इससे आप क्या सीखे कि हमारा जो भी पैसा मार्केट से मिलता है वो हमारे रिपुटेशन पर मिलता है, हमारे क्रेडिट पर मिलता है, और हम उसको लौटा पाएंगे या नहीं इस पर मिलता है। इसीलिए क्या है कि जिस कंपनी का रिपुटेशन उस हिसाब का है, जैसे आप याद करिए कि मुकेश अंबानी अगर किसी के लिए शेयर मार्केट के लिए अगर वो अप्लाई करता है यहाँ पर, तो चांसेस 100% है वहां पर मिलने का। क्यों, क्योंकि मालूम है कि नहीं इसके द्वारा जो भी पैसा मार्केट से लिया जाएगा
जाएगा, वो मार्केट में जो भी प्रॉमिस किया जाएगा वो लौटा भी दिया जाएगा। लेकिन बोले आज के डेट में आपका सहारा का सुब्रत राय अगर पैसा मांगे तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे भरोसा लोगों का चला गया है। इसलिए क्या कि सरकार का भी भरोसा चला गया उससे, कि आज जो पैसा लिया था, कितने आदमी का पैसा लेकर के बैठा हुआ है, आज तक नहीं लौटा पाया, तो उसको दोबारा क्रेडिट नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये सारा प्रैक्टिकल बात है। तो इसलिए सेबी से परमिशन कैसे इंडस्ट्रीज वाले को मिलेगा, कैसे कंपनी वाले को मिलेगा, ये भी आपको समझा दिया गया, और उस हिसाब से इसको पैसा के लिए परमिशन मान लीजिए मिल गया। सपोज कोई आप ही हैं और आप उस लेवल में हैं, तो आप कंपनी बनाने के लिए सेबी में नोटिफिकेशन किए और आपको जब वहां पर परमिशन मिल गया, तब क्या होगा कि जब परमिशन मिल जाता है तो आप ओपन मार्केट से पैसा कलेक्ट करते हैं। वो पैसा जब कलेक्ट किया जाएगा तो बोले आपके कंपनी में यहां पर अब जो है ना डिफरेंट आदमी की तरफ से ये पैसा आने लगा इस प्रकार से। तो यही जो आने लगा ना ये, तो बोले आपको 500 करोड़ रुपया चाहिए मार्केट से, लेकिन आपको अप्लीकांट्स का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जो अप्लीकांट्स आया ना उसमें पैसा इसमें जो है 1500 करोड़ रुपया आ गया, ऐसे इतना रुपया आया। तो बोले आप जो है ये नहीं लालच कि 500 का रिक्वायरमेंट था, 1500 ले लिया, आपको परमिशन 500 करोड़ का ही मिला है, इसलिए 1500 भी आपको आया, तो 1000 करोड़ जो एक्स्ट्रा है वो लौटाना पड़ेगा आपको। 1 महीने के अंदर में आसपास में लौटा दिया जाता है। जिसको अलॉट कर लेंगे उसका पैसा आपके पास रह जाएगा ये, और जिसको अलॉट नहीं करेंगे उसका पैसा चला जाएगा। इसलिए ज्यादा भी आ जाए तो आप एक्स्ट्रा रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अब आप सोचिए कि इसमें ABCD ये सब जो है ना आपको पैसा यहां पर दिया, ABCD या पैसा, ये पैसा आ गया, आप इसको अलॉट किया, और बाकी जो है ना ये F के बाद GHI है ना, ये सब जो भी था ना JKL ये, तो ये सबको आप जो है बाद में लौटा दिए पैसा, क्योंकि आपको 500 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ लौटाना पड़ा। अब ये जो पैसा इन सारे के पास में है ये अलॉटेड हो गया, मीनिंग है आपके कंपनी में इसका स्टॉक हो गया। तो आज जितना टोटल पैसा ये दिया ना उतने का स्टॉक एक के पास है आपके कंपनी का। और हम एक एक शेयर पर बात करें तो माने उतना शेयर है, जैसे ये 100 शेयर लिया तो 100 यूनिट है, 100 शेयर है आपके कंपनी का इसके पास। तो बोलिए आपके कंपनी का शेयर इन सभी के पास में है, तो इसीलिए क्या हुआ कि वो शेयर होल्डर्स हो गया आपके कंपनी का। ठीक है, और एज ए होल जितना जितना का वो शेयर लिया उसको एज ए होल जब पढ़ते हैं तो वो कंसेप्ट आ गया कि उतने का स्टॉक है उस व्यक्ति का आपके कंपनी के पास। यही आपको स्टॉक एंड शेयर्स है। तो अब यहां पर फिर ये प्रश्न उठता है, आगे हम लोग आएंगे जो मैथ्स में क्या रिक्वायरमेंट और होगा उसके लिए। अब यहां पर क्या है कि इसी को बोलते हैं प्राइमरी शेयर्स, मीनिंग है कंपनी जो भी आपको अलॉट कर दिया इन सारे आदमी को, इसको प्राइमरी मिल गया। अब स्टॉक मार्केट का काम क्या है, ये तो कंपनी के द्वारा आपको अलॉट हो गया, आपको एक पेपर मिल गया, पैसा कंपनी में चला गया, तो वो पेपर आपको रखना है। और इसमें अब क्या होगा कि यहां पर डिविडेंड का बात उठता है। बोलिए आप कंपनी को पैसा दिए हैं तो आपको जो ना कंपनी के का प्रॉफिट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके पैसे से पर जो भी बनेगा वो हिस्सा आपको दिया जाएगा, क्योंकि इस कंपनी में आप साझीदार हैं। केवल डिसीजन आप कुछ नहीं लेंगे, लेकिन कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। और कौन सा हिस्सा, तो जो आप यहां पर इन्वेस्ट किए हैं ऐसा। तो ये डिविडेंड मान लीजिए कि एट द रेट ऑफ 6% पर एनम बोला तो आपको ये 6% आपके लगाए गए पूंजी पर प्रति वर्ष मिलता रहेगा। सामान्यतः प्रति वर्ष आपके डीमेट अकाउंट में इससे जो भी लाभांश बनता है डिविडेंड का हिंदी वो आपके अकाउंट में आता रहता है। लेकिन कभी कभार आप क्वार्टरली भी ऐसा होता है किसी कंपनी का, मंथली भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ईयरली आता है। ठीक है, तो मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये आपका लाभांश यहां से मिलता रहेगा। तो नॉर्मली ईयरली मिलता है, ये दिमाग में रखिए। अब यहां से क्या कि लाभांश आपको मिलने लगा, ठीक है, तो लाभांश से आप जो है प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत छोटा अमाउंट होता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। फिर हम आज 6% पर एनम साल भर का जो निकल रहा है, तो बोले ये पैसा तो हम बैंक में भी रख देंगे, तो बैंक में भी इसे 6% ब्याज सेविंग में डाल दिए तो उतना % आपको मिलता रहेगा। तो स्टॉक मार्केट और बैंक में आपको कोई फर्क यहाँ पर इसके कारण नहीं बना। बैंक में जो पैसा आपका जमा है उस पर जो मिलता है वो ब्याज कहलाता है, और इस स्टॉक मार्केट में जो पैसा आप कंपनी को देते हैं उससे जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लाभांश बोलते हैं, इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। वहाँ इंग्लिश में ब्याज होता है, जो हिंदी में ब्याज, और उसको इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं। यहाँ हिंदी में लाभांश और इंग्लिश में डिविडेंड। टर्म का फर्क है, लेकिन कंसेप्ट मोटा मोटी हुई है। बैंक में भी पैसा आप बैंक वाले को छोड़े हुए हैं तो ब्याज दे देता है, और यहाँ पर भी पैसा कंपनी वाले को छोड़े हुए हैं तो उस पर वो लाभांश आपको दे देता है। लेकिन हम आज शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं वो इसके कारण नहीं करते हैं। शेयर मार्केट का बिल्कुल सबसे मुख्य चीज, मेन अट्रैक्शन क्या है, तो सेल और परचेज।
मीनिंग है जब हम शेयर मार्केट में अपने शेयर को आज खरीद करके कभी बेचते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो यही इसका मेन अट्रैक्शन है। उसमें मेजर डिफरेंस आता है जो बैंक में फील करिए कि बैंक और स्टॉक मार्केट, ये है ना, बैंक और ये स्टॉक है ना, इन दोनों में क्या है कि बैंक में अगर आप जो है 5 लाख रुपया रख देते हैं और यहां भी 5 लाख रुपया रख देते हैं, ठीक है, फिल करिएगा 5 लाख, यहां भी आपको जो है 5 लाख, तो बोले बैंक का 5 लाख 5 ही लाख रहेगा। और सपोज करिए कि यहाँ पर 6,000 ऐसा करके 6,000 ब्याज बन रहा है, यहाँ लाभांश बन रहा है, तो ये प्रति वर्ष जो है ना आपको ऐसा ऐसा ये सब जगह आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ऐसे करके, तो ये प्रति वर्ष इस प्रकार से, ये जब तक आप उसमें रखेंगे ये आपको इस प्रकार से आता रहेगा। ऐसा अर्थ क्या निकला कि यहां पर दोनों में कोई फर्क नहीं है। फिर आप बैंक में जो पैसा सेफ होता है, सबसे सेफ जगह बैंक है पैसा के लिए। बैंक डकैती कितने करोड़ का भी हो जाए, आपका पैसा सेफ है, वो मिलेगा, नेक्स्ट डे ही मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां पर क्या है कि जहां पर रिस्क ज्यादा, इनकम ज्यादा होगा, रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होगा। यहां ये चीज ध्यान से सुनेंगे और यही मेन अट्रैक्शन है स्टॉक मार्केट का। हम 5 लाख लगाए थे, लेकिन हमारा शेयर का रेट जो भी था ना उससे आज बढ़ जाए, जैसे यहां पर एक समझाने के लिए बात बोलते हैं कि 100 रुपये का शेयर था, आज ये जो है 150 रुपया प्रति शेयर हो गया, कभी ये 80 रुपया प्रति शेयर हो गया। तो यहां देखेंगे ये स्टार्टिंग था, अभी मार्केट वैल्यू, कभी ये मार्केट वैल्यू, ये फ्लक्चुएशन होता है। तो बोले आप 5 लाख रुपया लगाए थे, आपके शेयर का दाम यहां पर ऐसा हो गया, बोले ये आप लिए थे कैसे, 100 के हिसाब से, आज हम इस पर समझा रहे हैं, ये ऐसा गया, तो डबल हो गया ना। 100 का एक शेयर था, आज आपको 200 का वही एक शेयर मार्केट में बिक सकता है, तो इसीलिए आपका डबल, मीनिंग है 5 लाख के जगह पर अब आपको यहां पर 10 लाख रुपया आएगा अगर बेच दिया जाए तो। लेकिन इस जगह पर 5 का 5 ही जिंदगी भर रहेगा मूल, बाकी जो ब्याज बढ़ेगा वो आपका। ये कैपिटल 5 ही लाख होगा, वो नहीं बढ़ता है, मूल वही होता है, ब्याज जो बढ़े, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है 5 लाख का 10 लाख हो सकता है। ये आप जो है ना 100 रुपये का एक शेयर लिए थे, आज 10 साल बीत गया, आपके शेयर का मूल्य 400 रुपया हो गया, तो यहाँ 4 गुना हो गया, मीनिंग 5 × 4 20 लाख रुपया में आपका ये शेयर बिकेगा। ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन बैंक एंड स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो हम इसी के लिए मार्केट में इसमें पैसा लगाते हैं, ताकि हम जब बेचेंगे तो उसमें हम इसको मल्टीपल कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है, चलिए। ये बोले जितना अच्छा सुनने में लगा उतना ही अच्छा, उतना ही खराब भी लगेगा आपको। आज 100 के रुपये से 5 लाख रुपए का शेयर लिए थे, आज उसका कीमत 10 रुपया प्रति शेयर हो गया, मंदी के दौर में 10 रुपया, 10वां भाग हो गया। तो 5 लाख रुपया वाला शेयर जब बिकेगा तो इसका 10वां भाग मात्र 50,000 रुपया आपको आएगा। 5 लाख में 4.5 लाख का लॉस हो गया, ये भी होता है। इसीलिए क्या है कि प्रॉफिट ज्यादा तो रिस्क भी ज्यादा। लेकिन चलिए शेयर मार्केट का हम कंसेप्ट समझा रहे हैं, तो उस हिसाब से यहां पर जो है ऐसा होता है। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा ये चीज कि आखिर ये सेल परचेज जो है हम कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, ये सारा चीज आता है। तो सेल परचेज का भी कंसेप्ट है, जिसके लिए ही आपको एक ब्रोकर नियुक्त किया जाता है। ये ब्रोकर, ये दलाल, लेकिन ये ब्रोकर आम ब्रोकर से अलग होता है। आम ब्रोकर में क्या है, बोले ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय ब्रोकर होता है बहुत सारे जगह पर, ऑलमोस्ट सभी जगह पर डीटीओ ऑफिस में, है ना। तो वो ब्रोकर कैसा होता है, वो अनपढ़ भी हो सकता है क्योंकि उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अनपढ़ भी हो सकता है, उसका कोई अप्रोच है, लिंक से कमीशन देता है, उसके अनुसार काम करता है। तो इसलिए वैसे ब्रोकर में कोई पूंजी नहीं लगता है, कोई एडुकेशन नहीं होता है। लेकिन आप स्टॉक मार्केट का ब्रोकर बनेंगे तो बहुत हैफ्टी पूंजी लगेगा, हैफ्टी कैपिटल, मैंने कहा जो पैसा जमा करना है आपको, उसको के सिक्योरिटी मनी बहुत ज़्यादा होता है, और आपका एक पढ़ा लिखा वो क्वालिफिकेशन उसमें होना चाहिए, तभी आप जाकर के ब्रोकरेज ले सकते हैं स्टॉक मार्केट का। अब जब आप ब्रोकरेज ले लेते हैं तो ये ब्रोकर को क्या है 1.5 से 2% है ना, हम समझाने के लिए ऐसा 2% लिख देते हैं। तो ये 2% जो है ना ये ब्रोकर को दोनों पक्ष से मिलता है, सेल और परचेज, मीनिंग है जो खरीदार है और जो बेचता है दोनों पक्ष से उसको दलाली मिलता है। मीनिंग है हम अगर यहाँ पर सपोज 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए हुए हैं, सिक्योरिटी मनी 2 करोड़ का जमा किए हुए हैं, तो आज उससे जो है ना हम जो भी सेल परचेज करेंगे, कभी 20 लाख का, कभी 10 लाख का शेयर जो भी, तो उसमें 2% दोनों तरफ से मिलेगा। मीनिंग है हम 20 लाख का शेयर अगर सेल करवा दिए किसी का, तो 4% 20 लाख रुपए का मेरा इनकम होगा। तो हम इतना पूंजी लगा करके वही इनकम जो ब्रोकरेज से मिलता है वो हम अपना कलेक्ट करते हैं, उससे मेरा इनकम होता है, ठीक है।
तो ये ब्रोकर को जो है जब भी सेल परचेज का बात उठेगा तो ब्रोकर उसमें रहेगा, ब्रोकर के ही रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका सेल परचेज होता है किसी दो पार्टीज के बीच में। तो बोले आपको जो ना ये ए जो है प्राइमरी शेयर होल्डर है, मीनिंग कंपनी में डायरेक्ट पैसा दिया था तो ये प्राइमरी शेयर होल्डर है, और ये प्राइमरी शेयर होल्डर आज अपना शेयर बेचना चाह रहा है और उसको खरीद लिया बी। तो बोले ए बेचा है ना, ए बेचा जो प्राइमरी था और बी खरीद लिया, तो ये सेकेंडरी होता है, ये आपका सेकेंडरी शेयर होल्डर हो गया। ठीक है, तो सेकेंडरी में आ गया। अब इसी प्रकार से आपको जो भी होगा बी फिर किसी को बेचेगा, टर्शियरी ऐसा, लेकिन सबको सेकेंडरी मानकर चलिए। ये प्राइमरी कंपनी को जो पैसा दिए प्राइमरी है ऐसा। अब बोले कंपनी को पैसा, यहां ये भी समझ लीजिए, कंपनी को 5 लाख रुपया हम दिए थे स्टॉक के रूप में, हम शेयर होल्डर उसके हो गए, लेकिन आज 5 लाख रुपया को हम लेना चाहें तो कंपनी से नहीं ले पाएंगे वापस, ये नियम नहीं है, है ना। उसी के लिए मार्केट में बेचना पड़ेगा, और ये मार्केट बना हुआ है, ब्रोकर वहां बिल्कुल रहेगा। और यही जब हम ओपन मार्केट से बेचते हैं ब्रोकर के मेडिएशन में, तो निश्चित रूप से हमारा जो है सेल हो जाता है, और उससे जो पैसा आता है उसका हम काम कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि शेयर आप कब कब बेचते हैं, कब बेचना चाहिए? बोले बेचते कब हैं? तो जब हमारे पास मजबूरी हो। बोले पैसा बहुत था, 10 लाख रुपया लगा दिए थे, आज पैसे का दिक्कत है, तो वो 10 लाख हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो वो 10 लाख जो लगाए थे आज से 20 साल पहले, वो 10 लाख आज 50 लाख भी हो सकता है अगर आपके शेयर का मूल्य बढ़ा होगा। लेकिन आप जिस कंपनी में लगाए थे वो कंपनी ही बंद हो गया, शेयर आपका मैंने किसी प्रकार बंद के कगार पर आ गया, तो आपका डाउनफॉल आ गया, तो आपका वो पैसा कम हो जाएगा। इसलिए मूल्य कैसे बढ़ेगा घटेगा, तो ये उसके डिमांड पर बढ़ता घटता है। जिस कंपनी के शेयर के लिए आपका परचेजर ज्यादा होगा, शेयर होल्डर्स ज्यादा बनने के लिए इच्छुक होगा, तो आपका कंपनी का मूल्य बढ़ेगा, और जहां ऐसा नहीं होगा तो उसका मूल्य जनरली गिरेगा। सरकार के बहुत सारे पॉलिसीज के अनुसार भी जो है आपको मूल्य बढ़ता घटता है। जैसे आज आप याद करिए कि किसी भी एक चीज को सरकार के द्वारा बहुत प्रमोट किया जाएगा, ऐसा अगर लग गया प्रमोट किया जाएगा कि नहीं ये चीज अब जो है ना कंपलसरी होगा हर घर के लिए, तो उसका आपको जो है शेयर मूल्य जो है वो बढ़ जाता है, मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है। और जिस पर बैन लगने वाला है, जैसे आप अभी देखिए, जैसे ये ऑक्सीमीटर का नाम सभी सुने होंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीमीटर इस बीच में बोले ऑक्सीमीटर का भी शेयर था सपोज, और ऑक्सीमीटर में जो कभी लगाया था, तो बोले ऑक्सीमीटर कितना बिकता था? सिर्फ हॉस्पिटल वगैरह में जो भी रहता था, बाकी तो बिकता नहीं था। तो इसलिए क्या था कि ऑक्सीमीटर का बिल्कुल जो मार्केट वैल्यू शेयर का बिल्कुल कम था सपोज, ठीक है ऐसा। लेकिन आज बोले इस कोरोना के पीरियड में ऑक्सीमीटर का आपको जो है बूम आ गया, तो इसलिए इसमें पैसा लगाने वाले का संख्या बिल्कुल बढ़ गया मान लीजिए, और इससे इसका वैल्यू बढ़ गया, तो मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाता है। मैंने बढ़ने घटने का एक कारण हम इसके एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी भी शेयर के लिए डिमांड जब ज्यादा होगा तो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, डिमांड जब बिल्कुल नहीं होगा तो डिमांड घटेगा। आप शेयर कब बेचते हैं? जब लगे कि नहीं अब ये अभी मैक्सिमम पर बढ़ गया है, अब यहां से घटना शुरू होगा, तो आप बेच देते हैं वहां पर प्रॉफिट के लिए। दूसरा मजबूरी है, तो प्रॉफिट हो या घाटा हो, कैसा भी मोमेंट है, पैसा हमको चाहिए तो उस वक्त में हम बेचते हैं। तो ये हो गया कब सेल और परचेस करेंगे। अब यहां पर जिस चीज के लिए आपको सरकार का पॉलिसी सपोर्ट करेगा उसका निश्चित रूप से आपको जो है बढ़ेगा शेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, और जिसका सपोर्ट नहीं होगा, जिस पर बैन लग सकता है आगे, उसका वैल्यू गिर जाएगा। तो सरकार के पॉलिसीज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये स्टॉक मार्केट। आप देखते होंगे कि जब भी एमपी इलेक्शन होता है, केंद्र सरकार के गठन के लिए जो आपका 5 साल पर इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन के पीरियड में सारे शेयर का मूल्य आपको उस देश में गिरा हुआ रहता है, रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसको डाउट है कि अगला सरकार किसका होगा, वो किस चीज को प्रमोट करेगी, उसके अनुसार जो है ना उस कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आता है ऐसा, ठीक है। तो खैर चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं कि मैथ्स में हम जो कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें क्या क्या काम आएगा, उस बातों पर फोकस कर देते हैं, फिर अगले में हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैथ्स में किस किस चीज का काम होगा वो देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहलाता है स्टॉक्स एट पा, पीआर है, स्टॉक्स एट प्रीमियम, या एबव पार पहले लिखते हैं, एबव पा और बिलो पा, इसको पा बोलते हैं, PAR है, पा, पा मीन्स ऐसा बराबर। तो बोले ये एबव पा जो है, इसी एबव पा को जो है आपको जो है एट प्रीमियम भी बोलते हैं। मैंने स्टॉक्स एट प्रीमियम, ये आप लिख भी लेंगे जो छात्र हैं, और यहां पर इसको एट डिस्काउंट बोलते हैं। ये जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जरूर लिख लेंगे, क्योंकि इसका काम पड़ेगा आपको। तो बोले यहां पर क्या है, स्टॉक्स एट पा,
स्टॉक्स एबव पा और स्टॉक्स बिलो पा, ठीक है, ऐसा। उसी को यहाँ पर इसको दूसरे भाषा में ये बोलते हैं स्टॉक्स एट प्रीमियम, स्टॉक्स एट डिस्काउंट। इसका अर्थ क्या है वो चीज़ देखिए यहाँ पर। ये फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू, और ये मार्केट वैल्यू। बोले फेस वैल्यू का अर्थ क्या है कि फेस वैल्यू मीनिंग है आप जो कंपनी को डायरेक्ट पैसा प्राइमरी शेयर होल्डर्स जो दिया था उसके द्वारा मार्केट में वो जो वैल्यू आता है वही फेस वैल्यू होता है। तो आपके सिलेबस में नॉर्मली क्वेश्चन में फेस वैल्यू 100 रुपीज़ का होता है, ये बोले या ना बोले, ठीक है। नॉर्मली 100 रुपीज़ फेस वैल्यू होता है, और जिसमें 100 नहीं रखना है उसमें फेस वैल्यू एक शेयर का मूल्य जो भी प्राइमरी था वो 10 रुपया 25 रुपया तो बोलना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, इसीलिए नॉर्मली आपका ऐसा। जब ओपन मार्केट में शेयर मार्केट का हम बात करें तो 10 रुपये का भी एक शेयर होता है, 25 रुपये का भी एक शेयर होता है, 50 का भी एक शेयर होता है, 100 का भी एक शेयर होता है, ठीक है। तो ये मार्केट वैल्यू है। लेकिन आपकी पढ़ाई में 100 रुपीज़ का एक स्टैंडर्ड शेयर वैल्यू होता है, एक शेयर का दाम जो कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। अब यही 100 रुपीज़ का शेयर कुछ समय बीतने के बाद, कुछ समय का अर्थ क्या है, 6 महीना, 4 महीना, 2 साल, 1 साल, 3 साल, जो भी कुछ समय बीतने के बाद में अभी भी 100 ही रहेगा, तो इसी को बोलते हैं स्टॉक्स एट पार। मीनिंग है हिंदी में सम मूल्य पर, जिनको लिखना है साइड में लिख लीजिए, हिंदी में सम मूल्य पर, इसको बोलते हैं सम मूल्य पर, सम मूल्य पर। और अगर आपके 100 रुपये का जो शेयर था स्टार्टिंग टाइम में प्राइमरी वैल्यू, आज फेस वैल्यू, आज उसका कीमत 120 हो गया, तो इसी को बोलते हैं स्टॉक्स एबव पार। मीनिंग है जितना था उससे ज्यादा, उसी को बोलते हैं एट प्रीमियम। और अगर आपके 100 रुपये के शेयर का मूल्य आज मार्केट में 80 रुपया हो गया तो उसी को बोलते हैं बिलो पा एट डिस्काउंट। मीनिंग है आपका शेयर का मूल्य घट गया। तो ये कैसे घटता बढ़ता ये तो समझा ही दिए थे, पब्लिक के डिमांड पर, सरकार के पॉलिसीज पर, ठीक है, उस हिसाब से ये आपका चेंज होता है। इस बीच में देखते हैं जैसे गोल्ड का दाम बहुत बढ़ गया, तो गोल्ड का दाम जैसे बढ़ा तो निश्चित रूप से क्या है कि गोल्ड का शेयर वैल्यूज भी बढ़ गया। इसीलिए ये बढ़ने घटने का कारण आपको हो गया, जो इस प्रकार से ये टर्म जरूर याद रखिएगा। उसके बाद टर्म और क्या याद रखना है, तो जब भी आप शेयर खरीदेंगे तो जो ब्रोकरेज होता है, दलाली, वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। शब्द को सुन लीजिए, रफ में लिख भी लीजिए। जब भी शेयर खरीदेंगे तो शेयर का जो भी उस वक्त का मूल्य होगा उसमें दलाली अतिरिक्त देना पड़ेगा। मीनिंग शेयर का दाम 150 रुपया तो 150 प्लस दलाली जो भी बन रहा होगा वो जोड़कर, जैसे दलाली में जीएसटी टैक्स वगैरह जो आप देते हैं वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है। बोले किसी सामान का दाम 100 रुपया और जीएसटी जोड़ देता है तो उसमें 18 अगर जोड़ दिया तो 118 रुपया पे करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर दलाल को आप जीएसटी समझ लीजिए, है ना, तो वो दलाल का कमीशन जीएसटी के जैसा मीनिंग है, वो अतिरिक्त देना पड़ेगा। लेकिन शेयर जब बेचेंगे, बोले आप कोई प्रॉपर्टी बेचे, जैसे शेयर बेचे, अगर 1 लाख रुपए का, उसमें 2000 दलाली बन रहा है, तो 1 लाख रुपए का बेचे लेकिन दलाल को 2000 देना पड़ेगा, तो 1 लाख में 2000 घट गया ना, आपको आया कितना, 98,000 ही। इसीलिए याद कर लीजिए सिंपल भाषा में कि शेयर खरीदते समय दलाली जोड़ेंगे और शेयर बेचते समय दलाली माइनस कर देंगे। इसलिए शेयर खरीदते समय जो भी मूल्य होगा वो मार्केट वैल्यू, उसमें दलाली जोड़ा जाएगा, उतना पे करना पड़ेगा। और शेयर जब आप बेचेंगे तो जो भी मूल्य उसका मार्केट वैल्यू होगा उसमें दलाल का कमीशन दे दीजिए, उतना ही आपके पास बचेगा। तो शेयर खरीदते समय दलाली जोड़ा जाएगा और शेयर बेचते समय में दलाली माइनस किया जाएगा। एक बात और, लाभांश हो या कोई भी काम हो वो सभी किस पर होगा, तो फेस वैल्यू पर। ये बिल्कुल बहुत जरूरी पॉइंट है, ये दिमाग में रख लीजिए कि लाभ हानि लाभांश कुछ भी है वो सभी का कैलकुलेशन फेस वैल्यू पर ही होगा। फेस वैल्यू कौन सा वैल्यू है, जो कंपनी स्टार्टिंग में रेट दिया था एक शेयर का, वही उस एक शेयर का फेस वैल्यू कहलाता है। हिसाब किताब ऑलवेज उसी पर होगा। इसका अर्थ क्या है कि आज अगर जो है कोई भी शेयर 100 रुपये का था, ठीक है, कोई भी शेयर 100 रुपये का था और आज ये फेस वैल्यू हो गया और आज वो 400 रुपये का हो गया मार्केट वैल्यू, तो आपको जो भी कैलकुलेशन होगा दलाली लाभांश ये सब वो सभी इसी पर होगा। मीनिंग है दलाली भी जो आप देंगे वो इस पर देना पड़ेगा, न कि इस पर। और उसके बाद में लाभांश भी जो आपको मिलेगा वो इसी पर मिलेगा, न कि इस पर। जैसे देखिए आज इस रेट से कोई 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा था तो बोले आज मार्केट वैल्यू तो उसका 4 लाख रुपया हो गया, लेकिन बोले कंपनी के द्वारा आज ये ए के पास था, ए बेच दिया बी को, तो आज बी के पास चला गया, तो बोले आज 1 लाख रुपए के शेयर के लिए बी तो 4 लाख रुपया दिया इस आदमी को, वो कंपनी में ट्रांसफर हो गया। तो कंपनी में तो ये 1 लाख है, नाम ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो आज 1 लाख रुपए का शेयर अगर आप बेचे हैं, ए बेचा बी को ये मार्केट में, तो ये ए बेच दिया, अब 1 लाख का पेपर इसके पास दिख गया, लेकिन ये इसको दिया कितना, 4 लाख रुपया। तो बोलिए इसको 4 लाख रुपया आ गया, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, लेकिन आज इसके पास पेपर देखने में 4 लाख का लग रहा है, ये तो पैसा दिया ना, लेकिन पेपर इसके पास भी बनेगा कौन सा, ऐसा ही,
ये 4 लाख का नहीं होगा, लिखित कितना रहेगा, 1 ही लाख का रहेगा, ये याद कर लीजिए। इसीलिए सारा काम इस पर होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण शेयर मार्केट सरवाइव कर रहा है। अगर इस पर दिया जाता तो शेयर मार्केट कभी सरवाइव कर ही नहीं पाता, कोलैप्स कर जाता, पैसा देते 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 और कोई कंपनी शेयर निकालता ही नहीं। क्यों, आप समझ सकते हैं। बोले आज 1 लाख के हिसाब से अगर ये 1 करोड़ लिया था पब्लिक से और आज 4 करोड़, तो 1 करोड़ में 6% देता था और आज 4 करोड़ पर अगर 6% देना पड़ता तो कंपनी को, तो कंपनी के बढ़ने से और घाटा ही होने लगता। इसलिए क्या है कि इसमें बहुत वाइज डिसीजन लिया गया है जिस वक्त भी ये बनाया गया कि दलाल का दलाली और मार्केट में सेल परचेज कुछ भी, तो कंपनी का लाभांश जो होगा वो ऑलवेज फेस वैल्यू पर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही इस मार्केट को जिंदा रखा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आपको फेस वैल्यू मेन रोल में होगा, तो हम लाभांश भी पाएंगे फेस वैल्यू पर, कंपनी लाभांश देगी फेस वैल्यू पर, ब्रोकेज देना है फेस वैल्यू पर, ये मार्केट में कितना पर भी बिक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि एक छोटा एग्जांपल दिखाते हैं, जमीन के दलाली में भी दलाल होता है और वहां पर दलाल का कमीशन इस पर नहीं मिलता है, जमीन जितने में बिक जाए उस पर। और यही एक कारण है, वन ऑफ द सो मेनी रीजंस में से, कि जमीन का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा। जमीन का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा इस 10-15 साल के अंदर में, उसका बहुत सारा कारण है। एक तो बहुत बड़ा ब्लैक मनी का फैक्टर होता है, ब्लैक मनी छुपाने के लिए लोग अपना परचेज कर लेता है, तो ब्लैक मनी एक मेजर रोल में है आपको जमीन की कीमत को बढ़ाने में। और दूसरा आपको दलाल का रोल है, जो कि यहाँ 1 लाख का जमीन को 4 लाख में बिकवा देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 लाख में 1.5%, 2-2% अगर मिलता है, तो यहाँ पर 4 लाख में 2-2% मिलेगा दोनों तरफ से, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या है, ब्रोकर का इनकम बढ़ेगा। तो इसलिए वो कोशिश करता है कि इस जमीन का कीमत ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है, ब्रोकर कभी चाह भी नहीं सकता क्योंकि उसके चाहने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इस जगह पर क्या है कि ब्रोकर क्यों ऐसा जाएगा, बोले वो 4 लाख में भी अगर सेल कराता मान लीजिए तो भी कमीशन 1 लाख का ही मिलता उसको, और अगर आपको 1 लाख में सेल कराएगा तो भी 1 लाख का कमीशन मिलेगा। इसीलिए फेस वैल्यू पर ही सारा काम होता है। तो यहां पर ब्रोकर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकता है, ये बॉन्ड कर दिया गया। जबकि जमीन के दलाली में ऐसा नहीं होता, जितने का सेल होगा उतने पे कमीशन ले लिया जाता है जमीन के दलाली में, ठीक है। इसीलिए उसका को साइड इफेक्ट्स क्या हुआ वो तो आप देख ही रहे हैं कि कुछ ही वर्षों में जमीन का कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो उतना नहीं होना चाहिए था। तो ब्लैक मनी और आपको ये दलाल का जो कमीशन का बात था, इसके कारण ज्यादा बढ़ा है। खैर चलिए, इतने हिसाब से आपको एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि जब भी किसी कंपनी को, ध्यान से सुन लीजिए, जब भी किसी कंपनी को पैसे का रिक्वायरमेंट होता है तो वो आपको स्टॉक मार्केट के जरिए सेबी से परमिशन लेने के बाद में अपना शेयर इश्यू करता है और पूरे वर्ल्ड से जो है कोई भी आदमी उसको परचेज कर सकता है, उस कंपनी को पैसा दे सकता है। उसके बाद कंपनी के पास अगर जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है, नॉर्मली ज्यादा ही आ जाता है, तो ज्यादा जब आ जाता है तो जितने का वो परमिशन लिया था उतना ही पैसा वो रख सकता है। उसमें वो चूज करती है कंपनी खुद से कि हम किस किस आदमी को अपना शेयर होल्डर बनाएंगे, उसके जो भी पैन ये सारा देख करके उसका अपना कुछ क्राइटेरिया है, उसके अनुसार वो जो है उसको अलॉट कर दिया और कुछ को अलॉट नहीं करता है। तो जिसको एक्स्ट्रा पैसा है अलॉट नहीं किया, उसका पैसा 1 महीने के अंदर में लौटा दिया जाता है, थोड़ा ब्याज जोड़ते हुए, ठीक है, ये पैसा लौट जाएगा उसका। और उसके बाद में जो शेयर होल्डर्स हो गया, अब क्या करता है, एक ही आदमी डिफरेंट कंपनीज का भी शेयर होल्डर्स हो सकता है, उन सारे को मिला करके वो बोलता है कि हमारे पास इतने का स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा दिए हुए इसलिए इतने का स्टॉक है हमारे पास में, और जब हम उसको एक एक यूनिट में बांट देते हैं तो वही हमारा शेयर हो गया। और किसी भी कंपनी में जो आदमी पैसा लगाता है वो उस कंपनी का शेयर होल्डर्स हो जाता है, मीनिंग कंपनी के लाभ हानि में उसका हक होता है, उस हिसाब से जो है उसको लाभांश के रूप में मिलता है अमाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब हम सेल परचेज करेंगे तो सेल परचेज करने में जब हम अगर किसी अपने शेयर को बेचते हैं तो दलाल का कमीशन जो भी बनेगा वो दलाल को हमको देना पड़ेगा, और उसके बाद में जब हम शेयर खरीदते हैं तो दलाल का कमीशन जो बनेगा वो भी हमको देना पड़ेगा। इसीलिए शेयर खरीदते समय में जो भी मार्केट वैल्यू है मूल्य उसमें और ऐड हो जाएगा दलाल वाला, और उसके बाद में आपको जब शेयर बेचेंगे तो उस वक्त में जो भी वैल्यू है उसमें थोड़ा घट जाएगा, वही दलाल का कमीशन माइनस हो जाता है। उसके बाद में लाभांश वगैरह जो भी मिलेगा वो ऑलवेज फेस वैल्यू पर, फेस वैल्यू बार बार समझा दिया जा रहा है किसको बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में कंपनी के द्वारा एक शेयर का मूल्य दिया गया था वही उस एक शेयर का फेस वैल्यू है। और वो फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू में आपको कैसा हो सकता है, तो उसके बराबर ऐट पा, उससे ज्यादा एबव पा, और उससे कम बिलो पा, है ना। तो ये 3 कंडीशन किसी भी शेयर के फेस वैल्यू का मार्केट वैल्यू में हो सकता है। तो चलिए इसी प्रकार से जो है ये शेयर एंड स्टॉक एंड शेयर्स का जो है ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास था, ठीक है। इस क्लास में हम केवल इसका एक परिचय दिए हुए हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कराया गया है, और फिर हम अगले क्लास में इसका क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप कैसे इसको डील करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसको वॉच करिए, और ये
यूट्यूब पर जब भी है तो एक बार फिर से बोल दिया जा रहा है कि निश्चित रूप से ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आम पब्लिक भी इस मार्केट को समझ सके और उसके बाद में उस मार्केट में इंटरेस्ट ले सके, जो देश के इकोनॉमी को बढ़ाने में, क्योंकि मार्केट में पैसा आ जाता है ना, तो इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत सहयोग देता है। इसीलिए आप इसको जो है शेयर जरूर करेंगे। और यूट्यूब पर जो भी अभी क्लास देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो झा क्लासेस पटना यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे, है ना, ताकि इससे आपको बिल्कुल फायदा होगा। और इस बीच में हम यूट्यूब पर लगातार आ रहे हैं और आगे अभी लगातार आएंगे, और बिल्कुल आप इसका फायदा उठाते रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर क्लास चलता है। अगले क्लास में फिर इसका क्वेश्चन लेकर आते हैं। थैंक यू।